हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत कार्य यानी वीपीओ की मुख्य परीक्षा के जो कि घटना चक्र के बुक के द्वारा निकाला गया है और ये थ्योरी निकाला गया है मेंस अध्ययन सामग्री टाइप का, ठीक है। तो इसी बारे में हम देखेंगे इसमें। और इसमें अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, ये सिलेबस में दिया गया है। तो उसी अनुसार जो है अध्ययन सामग्री निकाली गई है, नई बुक है, लेटेस्ट बुक है और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 6 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, जिसमें पहला आता है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो ये पहला टॉपिक उसमें दिया गया है। तो इसको आज हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो दिया गया है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा अगर देखा जाए टॉपिक दिया गया है तो उसमें है पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना। चौथा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। पांचवा है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम और योजनाएं होंगी ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होंगी। छठवां है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका। तो इस तरीके से 6 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो सभी को हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। तो लगभग 6-7 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज पहला क्लास है, पहला जो है चैप्टर है उसको हम शुरुआत करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक जो चीज़ें हुई हैं वो सभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा, ठीक है। आधा अधूरा देखने से, छोड़ देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं शुरू से, प्राचीन भारत से। वहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों में थी उस समय। इसके बाद धीरे धीरे हम वहाँ से करते हुए चले आएंगे, ब्रिटिश काल में आएंगे, फिर इसके बाद आएंगे स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद में जितनी भी संवैधानिक चीज़ें हुई इनके साथ में, तो उन सभी को देखेंगे करके, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये वैदिक युग में देखते हैं अगर, तो ग्रंथों में क्या है, पंचायतन शब्द का उल्लेख किया गया है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वैदिक युग में किस शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पंचायत से संबंधित, तो पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद में 3 शब्द हैं, सभा, समित और विदत। ये 3 शब्द जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो इन 3 शब्दों को याद रखिएगा। अब इन 3 शब्दों में ऑप्शन इस तरीके से तीनों ऑप्शन दे सकता है 3 में, ठीक है। चौथा कुछ अन्य लिख देगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद में इनमें से कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रशासन को जो है 2 भागों में बांटा गया। पहले को कहा गया पूर्व और दूसरे को जो है जनपद में विभाजित किया गया था। तो ये रामायण के अध्ययन के अनुसार प्राप्त होता है। रामायण में ये चीज़ें कही गई हैं। महाभारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। ग्रामिक जो होता था वो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था। और दशप, 2 शब्द महाभारत में आपको मिलते हैं। दशप जो होता था वह 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। 10 गांव का जो प्रमुख होता था उसको हम क्या कहते थे, दशप कहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें प्राचीन भारत में आपको मिल जाती हैं। वैदिक युग में पंचायतन शब्द, ऋग्वेद में सभा, समित और विदत का उल्लेख, रामायण में पूर्व और जनपद का उल्लेख, महाभारत में ग्रामिक और दशप का उल्लेख, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है मोटी मोटी। नेक्स्ट अब आते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में जिलाधिकारी को विषयपति कहा गया। यहाँ से थोड़ा विस्तृत होने लगता है। और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रधान भी आ गए जो, और गुप्त काल में जिलाधिकारी भी आ गए। तो इस तरीके से गुप्त काल में 2 चीज़ें मिली। मध्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राम के प्रशासन के लिए मुकद्दम शब्द, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी शब्द और पंचों की सहायता के विवादों के निपटान के लिए चौधरी शब्द। इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे मध्यकाल में, ठीक है। तो मध्यकाल में अगर हम बात करें तो मुकद्दम जो कि प्रशासन करता था ग्राम पर, राजस्व संग्रह यानी कि कर वर वसूली की बात करेंगे तो उसको पटवारी कहा जाता था, और जो पंचों की सहायता से जो विवाद होता था गांव में उसको निपटारा जो करता था उसको जो है चौधरी कहा जाता था। तो इस प्रकार से 3 अधिकारी मध्यकाल में होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में जो है राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर ये स्वायत्त शासी इकाइयाँ जो है पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। अब हम बात करेंगे इसमें ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में थोड़ा सा इसमें और विस्तृत चीज़ें हुई। यहाँ पे नियम बनने लगा, आयोग गठित हुआ इसके लिए, तो उसको हम बात करेंगे। इसमें बात करें तो गाँव के विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया 1863 में, ठीक है। शाही स्वच्छता आयोग बनाया गया और उसकी रिपोर्ट
जब आया तो उसके बाद जो है गांव के विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो भारतीय गांव में साफ सफाई संबंधित दुर्दशा के बारे में बताया गया और कहा गया कि गांव के स्वच्छता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम जो है पारित किए गए। फिर इसके बाद 14 दिसंबर 1870 को, डेट याद रखिएगा, इसमें इस डेट को लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वायत्त सत्ता शासित संस्थाओं के गठन के लिए जो है काउंसिल में प्रस्ताव पारित करवाया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन स्थापित करने का पहला प्रयास रहा था। तो पहला प्रयास कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो 1870 में, 14 दिसंबर 1870 को। इसके बाद 1907 में, ठीक है, चार्ल्स हाब हाउस की अध्यक्षता में जो है एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। तो रॉयल कमीशन की नियुक्ति कब किया गया, तो 1907 में, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो चार्ल्स हाब हाउस ने किया था, और जिसकी रिपोर्ट जो है 1909 में प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और इसमें क्या था इस रिपोर्ट में, तो इसमें बताया गया कि स्वायत्त संस्थासन की संस्थाएं जो है सफल नहीं हो रही हैं, जिसका कारण निर्वाचन का अभाव, ठीक है, वित्तीय उत्तरदायित्व की कमी और संस्थाओं के कर्मचारियों पर नियंत्रण का शैथिल्यपन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई, ये चीज़ें सब बताई गई चार्ल्स हाब हाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन के द्वारा। और कमीशन का विचार था कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं की शुरुआत ग्राम स्तर से होनी चाहिए, ना कि जिला स्तर से, ठीक है, जैसा कि प्रचलन में था। उसका यह भी विचार था कि पंचायतें जो है ग्रामीण विकास व दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों के अलावा न्याय संबंधी कार्य भी करें। तो ये सभी विचार जो है रॉयल कमीशन की थी। उनका ये निष्कर्ष, पहले उन्होंने निष्कर्ष दिया, फिर इसके बाद उनका अपना विचार रहा था। और आयोग ने क्या सिफारिश की, तो ग्रामीण जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने, ये आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया। फौजदारी व दीवानी मुकदमे सुनने के अलावा गांव की सफाई, तालाब, कुएं एवं सड़कों का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा आदि पंचायतों के काम में शामिल किए गए, ठीक है। आयोग ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने और उनके लिए आय के साधन जुटाने के लिए निम्न सुझाव दिए। उन सुझावों को देख लेते हैं। पहला, उसने सुझाव दिया भूमि कर, जिसे जिला बोर्डों के द्वारा लगाया जाता है और इसका एक हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाए, ये सुझाव दिया गया। फिर आया जिला बोर्ड तथा जिलाधीश द्वारा स्थानीय सुधार के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। तीसरा सुझाव था तालाब व बाजार आदि से प्राप्त आय पंचायतों को मिले। चौथा सुझाव था कि उनके मुकदमों की मामूली फीस भी रखी जाए, जिनकी सुनवाई ग्राम पंचायत करें। तो इस तरीके से 4 सुझाव मेन वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पंचायतों की आयोग के द्वारा दिया गया। कौन सा आयोग था, रॉयल कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, चार्ल्स हाब हाउस। कब आया, 1907 में नियुक्ति हुआ। रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, 1909 में, ठीक है। इतना मोटा मोटा चीज़ याद रखिएगा। अब इस ग्राम पंचायत के बारे में कुछ गांधी जी का भी कहना था, उनका भी कुछ विचार था। तो स्वतंत्रता के पहले महात्मा गांधी ने गांव का शासन गांव स्तर पर चलाए जाने पंचायती राज कायम करने की बात स्पष्ट की, जो कि उनके इस कथन से स्पष्ट है कि हमारे गांव की सेवा करने से ही सच्चे स्वराष्ट्र की स्थापना होगी, अन्य सभी प्रयत्न जो है निरर्थक होंगे। अगर गाँव नष्ट हो जाएगा तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा, वह हिंदुस्तान ही नहीं रह जाएगा, दुनिया में उसका अपना मिशन खत्म हो जाएगा। तो ये गांधी जी का कथन था कि पंचायतों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर नष्ट हुआ तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो गांव में बसता है, ठीक है। तो गांव को सुधारना, गांव में अच्छी व्यवस्था करना वो बहुत ज़रूरी है। इस काल में न्याय व्यवस्था जो थी उसमें गांव के झगड़े दूर न्यायालय में ले जाए जाने लगे। इससे गांव की निर्भरता में कमी आई और गांव के मुखिया, लेखपाल व अधिकारियों को, जो उनके गांव के प्रतिनिधि माने जाते थे, वेतन देने की प्रथा शुरू की गई, जिसके कारण ग्रामीण समुदाय ने अपने नेताओं को क्या किया, खो दिया, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ब्रिटिश भारत में। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायत की किस तरीके से चीज़ें उसमें हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतों को पूर्ण विकास के लिए जो है प्रयत्न शुरू हुए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वराज और स्वावलंबन के लिए पंचायती राज के प्रबलतम समर्थक थे। गांधी जी ने कहा था कि सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं, बल्कि इसके लिए सभी हाथों में क्षमता आने से होगा। केंद्र में बैठे 20 व्यक्ति सच्चे लोकतंत्र नहीं चला सकते, और इसको चलाने के लिए निचले स्तर पर प्रत्येक गांव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा। तो यह गांधी जी का कहना था। गांधी जी के पहल पर ही संविधान में अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठाएगा तथा पंचायतों को प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा
यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बना दिया गया, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कमीशन नियुक्त किए गए, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का विधिवत जो है शुभारंभ 1947 में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के रूप में हुआ था। ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माता इस बात से भलीभांति परिचित है, चूंकि देश की 80% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण स्थानीय शासन के संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243(3) में देश के प्रत्येक गांव राज्य की विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय शासन से संबद्ध व्यवस्थाओं के लिए जो है कानून पारित करें, जिससे वह स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। भारत में वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसका नाम बलवंत राय मेहता समिति था। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति बनाई गई वो किसके लिए बनाया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में इसकी स्थापना किया गया, शुरुआत किया गया था, तो ये असफल हो गया था। तो उसके कारणों को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब इसके बाद जब समितियां गठित होने लगी तो उन समितियों को देखेंगे कौन कौन सी समितियां आई। तो पंचायतों के विकास के लिए तो बहुत सारी समितियां आई। सबसे पहले उसमें बलवंत राय मेहता समिति गठित गई। 1957 में सरकार ने पंचायतों के विकास पर सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत स्थापना की जानी चाहिए। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया। मेहता कमेटी ने अपनी निम्न सिफारिशें रखी। इन सिफारिशों को जरूर याद रखिएगा। उसमें पहली सिफारिश थी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड अथवा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का जो है गठन इसमें किया जाए। ठीक है। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना बनाई जाए। तो ये पहली जो है उनकी सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश पंचायती राज में लोगों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। तीसरी सिफारिश पंचायती राज संस्थाएं जनता के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधिकारी उनके अधीन होनी चाहिए। चौथी सिफारिश साधन जुटाने व जन सहयोग के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। पांचवी सिफारिश सभी विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाएं इन संगठनों के द्वारा लागू किए जाने चाहिए। इन संगठनों को उचित वित्तीय साधन सुलभ करवाए जाने चाहिए। अब इसमें देखते हैं तो राजस्थान वो पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना किया गया था। ठीक है। तो राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान पहला राज्य है। 1958 में जो है सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को राजस्थान का नागौर जिले में पंचायती राज का दीपक प्रज्वलित किया और धीरे धीरे जो है गांव में पंचायती राज का विकास हुआ। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में जो है ये पहला कदम था। फिर इसके बाद दूसरी समिति बनती है अशोक मेहता समिति। 12 दिसंबर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन सुझाने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई। समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं में आई गिरावट के लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताया। इसमें प्रमुख था कि पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग रखा गया है। अशोक मेहता समिति ने महसूस किया कि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी कमियां स्थानीय सुशासन को मजबूत नहीं प्रदान कर पा रही हैं और इस समिति द्वारा जो है पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए गए। अब अशोक मेहता समिति की जो थी उन्होंने 2 स्तर वाले ढांचे जैसे कि जिला परिषद को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की सिफारिश की, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर हों और जिला परिषद व मंडल परिषद। ठीक है। तो 2 स्तरीय की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। जिले को परिषद के समस्त विकास कार्यों का केंद्र बनाया जाए, जिला परिषद ही आर्थिक नियोजन करे और जिलों में विकास कार्यों में सामंजस्य स्थापित करे और मंडल पंचायतों को निर्देशन दे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में जिला परिषद के मुख्य स्तर बनाने और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। पंचायतों को सदस्यों के नियमित चुनाव की सिफारिश की। राज्य सरकारों को पंचायत चुनाव स्थगित न करने और चुनाव का संचालन मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा किए जाने का सुझाव किया। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रावधान बहुत आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का संपादन करें। राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। देश के कई राज्यों ने इन सिफारिशों को नहीं माना, अतः 3 स्तर वाले ढांचों को ही लागू रखा गया। इस प्रकार अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें की, किंतु ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की उनकी सिफारिश पर विवाद पैदा हो गया। फिर आता है जीबी के राव समिति। जीबी के राव समिति की बात करेंगे तो पंचायतों के विकास की प्रक्रिया 1985 में जीबी के राव समिति द्वारा गठित किया गया।
और समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देकर उन्हें सक्रिय बनाने पर बल दिया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि योजना निर्माण और उसका संचालन करने के लिए जिला मुख्य इकाई होना चाहिए। समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव की भी सिफारिश की। इसके बाद आता है एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति 1986 में डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया और सिंघवी समिति ने गांव पंचायत यानी ग्राम सभा की सिफारिश करते हुए संविधान में ही नया अध्याय जोड़ने की बात कही जिसमें पंचायतों की अवहेलना न हो सके। इन्होंने गांव के समूह बनाकर गणनाएं पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की। फिर आते हैं सरकारिया आयोग और पी के थुंगन समिति। तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया जो मुख्य रूप से केंद्र व राज्यों से संबंधित है और इस आयोग ने भी नियमित चुनाव और ग्राम पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की। 1988 के अंत में जो है पी के थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय परामर्श समिति की उप समिति गठित की गई और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की जो है सिफारिश की। 1992 में संसद ने भारत के संविधान में सुधार करते हुए यह व्यवस्था की कि अब गांव की व्यवस्था गांव के लोग करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 कहा गया और इस अधिनियम के तहत प्रदेशों में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम बनाए गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार के इन अधिनियमों के तहत जो है पंचायतों का कामकाज चलता है। हमारे देश में 3 तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। पहली संस्था संसद है। संसद में 2 सदन है। पहला सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा है। और लोकसभा में हम सांसद चुनते हैं। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और एक मंत्रिमंडल बनाकर पूरे देश का शासन चलाती है। इसका संचालन दिल्ली से होता है। दूसरी संस्था प्रदेश स्तर की है, इसे विधानसभा कहते हैं। इसमें हम विधायक चुनकर भेजते हैं। यह प्रदेश स्तर पर कानून बनाती है और एक मंत्रिपरिषद बनाकर प्रदेश की व्यवस्था और शासन चलाती है। तीसरी संस्था पंचायती राज है और यह जिला स्तर पर व्यवस्था करती है। पंचायत का गठन 3 स्तर का होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। तो इस प्रकार 3 स्तर पर हमारे यहाँ 3 तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात नया पंचायती राज अधिनियम जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जनता तक पहुंचाने का एक उपकरण है। 73वां संविधान संशोधन में निम्न बातों का शामिल किया गया है। पहला उसमें आता है पॉइंट, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा जो है मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। दूसरा आता है नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली, साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। और ये 3 स्तर जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है। फिर इसके बाद आता है इसमें 1 से ज़्यादा गाँव के समूह से बनी ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर होगा। और इस संशोधन के अंतर्गत पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं स्वयं बनाएगी और उन्हें लागू करेगी और सरकारी कार्यों की जो है निगरानी तथा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया। फिर आता है 6वीं 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है। उक्त संशोधन के अंतर्गत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन जो है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। फिर 8वां इसमें आता है पंचायत में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 6 समितियां इसमें बनाई गई। 6 समितियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें पहला आता है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरा है शिक्षा तथा निर्माण कार्य समिति, तीसरा आता है इसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथा है प्रशासनिक समिति, इसके बाद जल प्रबंधन समिति। तो इस प्रकार की समितियां इसे बनाई गई, इनकी स्थापना की गई और इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वित किया जाएगा। हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियंत्रण भी रखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसमें देखेंगे तो संविधान के 73वां संशोधन ने जो है नई पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत न केवल पंचायतों को केंद्र व राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है, अपितु समाज के कमजोर व शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी अवसर प्रदान किया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें संविधान में ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारभूत इकाई के रूप में स्थान मिला। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था हुई। प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन क्षेत्र व जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव चुने हुए सदस्यों के में से सदस्यों द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात में सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कुल पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अधिनियम में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि कार्यकाल पहले से ही पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की भी व्यवस्था है। अधिनियम द्वारा पंचायतों के संबंधित सभी चुनाव के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है। अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है ताकि पंचायतों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जिससे विभिन्न विकास कार्य किए जा सकें। 73वें संविधान संशोधन के पूर्व पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख दुर्बलताओं में से एक यह थी कि उनके पास धन की कमी थी। उनके पास कार्य तो थे परंतु उनको करने के लिए धन जुटाने के स्रोत बहुत कम थे, क्योंकि धन के लिए उनको राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय विकास की मुख्य इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को विशेष कार्य एवं अधिकार सौंपे गए हैं। पंचायत के तीनों स्तरों पर इन कार्यों के संबंधित गतिविधियां, कार्मिक एवं वित्त हस्तांतरण की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है। पंचायतों का सुदृढ़ वित्तीय आधार संविधान के अनुच्छेद 243I द्वारा जो है राज्यों पर जो है लागू किया गया है और यह संविधान की क्या है, संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी सशक्त माध्यम है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा सरकार के पंचायती राज अधिनियम अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन करके संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया और राज्य सरकार द्वारा 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया गया था 1995 में। ठीक है। जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययन उपरांत तत्कालीन कृषि एवं उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति जिसमें HPC के द्वारा जो है 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित करके पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार और दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण हम देखेंगे। उसमें पहले चरण आता है 1947 से लेकर 1952-53 तक। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसमें बात करें तो संयुक्त प्रांत पहले 1947 का जो आया था अधिनियम वो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता था और ये जो है 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हो गई थी। ठीक है। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के अधिकार, कार्य एवं अधिकार देने का प्रयत्न करे। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने जो है कार्य करना प्रारंभ किया था और साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई थी। तो जब पहला चरण था उसमें कितने, तो 35,000 पंचायतों के द्वारा कार्य करना शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्ष 1951-52 में जो है ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 हो गई और पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8,492 हो गई। ठीक है। 8,000 से शुरुआत की 8,492 हो गई। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा जान लीजिए। ठीक है। पहला वाला 1952 में पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना प्रारंभ किया और इसी वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ हुई थी। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए। तो ये पहले चरण में ये सारे कार्य हुए थे। दूसरा चरण आया पंचायतों के विकास का 1953-54 से 1959-60 तक। ठीक है। तो इस समय जो है 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों के दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। ठीक है। और 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है। और जिसमें ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में
ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गई। 1957-58 के पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 स्थान पर 72,409 रह गई, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या जो 85,851 थी। वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 1959-60 में पंचायतों का कृषि विषय कार्य की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा है। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलन के विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया और इस उद्देश्य से अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण आया 1960-61 से लेकर 1971-72, ठीक है। और ये 1960-61 में गाँव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया और इसी वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ, ठीक है। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ और श्री बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,333 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 हो गई, ठीक है। और इसके अलावा फिर अब आता है चौथा चरण, ठीक है। पंचायत के विकास का चौथा चरण 1972-73 से लेकर 1981-82 तक। और इस 10 साल में क्या क्या विकास हुआ पंचायत के क्षेत्र में, तो 72-73 में पंचायत के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए और उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 थी और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। 30 अक्टूबर 1971 को ग्राम विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी होने के उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ। तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतों के अर्थात ग्राम उपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगी। 1981-82 के अंत तक कातिपीय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें तथा 8,791 न्याय पंचायतें कार्यरत रहीं। ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ और इस सामान्य निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74,060 थी। इस चुनाव में उनके मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष भी कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है चौथा चरण का, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसमें आता है 5वां चरण का विकास। 5वें चरण में विकास ग्राम पंचायतों का 1983-84 से लेकर 1992-93। तो 1988 में ग्राम पंचायतों का 6वां सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ और 88 में ही पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जात महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो ये जो 5वां चरण जो था 83-84 से 92-93, तो इसमें जो परसेंटेज महिलाओं का आरक्षण दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन से चरण में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया 30%, तो ये दिया गया था 5वें चरण में, ठीक है। इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,814 थी, जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930, महिला सदस्यों की संख्या 1,50,577 थी और उसमें अनुसूचित जात महिला सदस्यों की संख्या 65,937 थी। 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना भी प्रारंभ किया गया और इस योजना के कार्यान्वयन के भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था। तो ये सारी चीजें हुई 5वें चरण में। अब आता है 6वां चरण विकास का। 1993-94 से शुरुआत हुआ 6वां चरण ग्राम पंचायतों का, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। और 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासित संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने और साथ ही साथ आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन
लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 को लगा और प्रदेश में संशोधन करके उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक को संशोधन करके 1994 में 22 अप्रैल को प्रवृत्त किया गया। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन करके राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में एक रूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी? पहला था उसमें पंचायतों का संगठन और संरचना। दूसरा था अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण। तीसरा था इसमें पंचायतों का निश्चित कार्यकाल। फिर आता है पंचायतों का कृत, शक्तियां, उत्तरदायित्व का विस्तार। फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। फिर आता है राज्य वित्त आयोग का स्थापना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें सुनिश्चित किया गया। उपयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पद एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग जिसमें 27% से अनधिक एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 अन्य पदों के स्थानों पर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो और वो उसे पूरा कर सकें। संविधान एवं राज्य पंचायती राज के अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज के समान निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। अब पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम है? इसमें आता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसमें निर्मल भारत अभियान कहा जाता है। पंचायती राज पदाधिकारियों के कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो राज्य वित्त आयोग के 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड और केसी ट्रेन इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। बहुउद्देशीय पंचायत भवन भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास। तो ये सभी चीजें अभी पंचायती राज विभाग के द्वारा वर्तमान में कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। अब पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं की एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश में 57,705 ग्राम पंचायत हैं, 826 क्षेत्र पंचायत, 8,135 न्याय पंचायत और 75 जिला पंचायत। तो ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पंचायती राज वेबसाइट पर देखेंगे तो कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,754 दी गई है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान और उसके सहायक के लिए 11 सदस्य होता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए गए हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा 74वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया था, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 में और नगर निकाय प्रणाली के लिए जो है विशेष व्यवस्था की गई। 74वां संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से एक नया कानून बनाया गया। नगर निगम में एक मेयर, एक उप मेयर व 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और यह पद धारण तिथि के 2 वर्ष तक तथा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित नहीं होता तो फिर उससे तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं: निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य एवं विधानसभा और विधान परिषद वाले सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 से शुरुआत किया गया था।
नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट में इसमें आता है पंचायत उपबंध, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 या फिर इसको पेशा अधिनियम 1996 कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्या है, तो ये आदिवासी इलाकों पर देश के सामान्य कानूनों के लागू हो जाने से आदिवासियों के समाज में उनकी परंपरा संरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं बचा था, जिसे संविधान में भी इसका सुधार नहीं हुआ था। तो इन परिस्थितियों में अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा एक सरल किंतु व्यापक कानून है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों को अपने क्षेत्र के संसाधन और गतिविधियों पर ज़्यादा नियंत्रण देने की शक्ति देता है। ग्राम सभा की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार यानी वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित होती हैं। निर्धारित तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो होता है बैठक वो है 23 जनवरी से प्रारंभ सप्ताह, दूसरी बैठक 14 अप्रैल से प्रारंभ सप्ताह, तीसरी बैठक 30 अगस्त से प्रारंभ सप्ताह, और इसके बाद चौथी है 2 अक्टूबर से प्रारंभ सप्ताह। ठीक है। तो पेशा कानून में यह माना गया कि ग्राम सभा के रूप में स्वयंभू गांव समाज अपनी पूरी व्यवस्था स्वयं करने के लिए जो है सक्षम है, और इस बात को संविधान में दर्ज किया गया। तो ये था संवैधानिक विकास ग्राम पंचायत का, जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।